नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर एमसीक्यू वीडियो की इस कड़ी के अंदर एक और नया एमसीक्यू हम लेके आए हैं। एम्स, नॉरसेट, सीआरपीएफ, ईएसआईसी और जीएमसीएच एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू जिनको सॉल्व करने वाले हैं विद रैशनल। आप लोगों से गुजारिश, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके इसको मैक्सिमम लोगों तक अप्रोच करवा दीजिए। बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जो भी नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, इसके लिए आपको बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करना है। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल भी करना ना भूलें। शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन एमसीक्यू सेशन की, जहां पे हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी और कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू की। हर एक क्वेश्चन जिसके 4 ऑप्शन, क्या सही है, क्या गलत है, क्या कंसेप्ट था, क्या सही होना चाहिए था, किसके सही होने की संभावनाएं थी, इन सब चीजों के बारे में डिटेल के साथ में इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के इस एमसीक्यू सेशन का। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। A client with a suspected leukemia is about to undergo a bone marrow aspiration from the sternum. क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? ए क्लाइंट विद सस्पेक्टेड ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया सस्पेक्टेड है और इस ल्यूकेमिया को डायग्नोस करने के लिए आप उस क्लाइंट के अंदर बोन मैरो एस्पिरेशन कर रहे हैं स्टर्नम वाले एरिया के अंदर से। व्हाट पोजीशन वुड द नर्स असिस्ट द क्लाइंट इनटू फॉर दिस प्रोसीजर? क्या पोजीशन आप एज ए नर्स उस मरीज को क्या पोजीशन देंगे इस प्रोसीजर को कैरिड आउट कराने के लिए? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक मरीज है जो ल्यूकेमिया का पेशेंट है और उसके अंदर आप क्या करना चाहते हैं? बोन मैरो एस्पिरेशन। ल्यूकेमिया का पेशेंट है और उसके अंदर आप करना चाहते हैं बोन मैरो एस्पिरेशन करना चाहते हैं स्टर्नम वाले एरिया से। मरीज ल्यूकेमिया का है, बोन मैरो एस्पिरेशन कहां से करना चाहते हैं? स्टर्नम वाले एरिया से। कौन सी पोजीशन? क्वेश्चन है आपको किसके बारे में पूछा है? पोजीशन से। जब आप ल्यूकेमिया के मरीज में बोन मैरो का एस्पिरेशन करेंगे तो कौन सी पोजीशन के अंदर मरीज को आप रखेंगे इस प्रोसीजर के दौरान? जब आप ये प्रोसीजर कैरिड आउट कराओगे, बोन मैरो का एस्पिरेशन करोगे स्टर्नम वाले एरिया से, तो मरीज को किस पोजीशन के अंदर रखोगे? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है डोर्सल रिकमेंडेड पोजीशन, सेकंड है सुपाइन पोजीशन, थर्ड है फाउलर्स पोजीशन और फोर्थ है लिथोटमी पोजीशन। 4 पोजीशन यहाँ पे दी हुई है। बोन मैरो एस्पिरेशन करना है, ल्यूकेमिया का पेशेंट है, तो पोजीशन कौन सी रहेगी स्टर्नम वाले एरिया से जब आप बोन मैरो का एस्पिरेशन करते हैं? डोर्सल रिकमेंडेड, सुपाइन, फाउलर या लिथोटमी पोजीशन? जवाब लिखिएगा, फटाफट से जवाब लिखिएगा। क्या बात है, क्या बात है। बोन मैरो एस्पिरेशन कहां से? स्टर्नम वाले एरिया से। मरीज किसका है? ल्यूकेमिया का है। कौन सी पोजीशन देके ये प्रोसीजर कैरिड आउट करोगे? बहुत बढ़िया। कई लोगों ने ठीक जवाब देने की कोशिश की है। याद रखिएगा, स्टर्नम जो है वो फ्रंट वाला, चेस्ट वाला एरिया है और यहां से जब एस्पिरेशन करते हैं तो फाउलर सबसे अच्छी पोजीशन मानी जाती है। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। फाउलर पोजीशन से हम बोन मैरो का एस्पिरेशन करते हैं, सी करेक्ट आंसर है। स्टर्नम वाले एरिया से बोन मैरो एस्पिरेशन प्रोसीजर करना है तो पोजीशन फाउलर होनी चाहिए। डोर्सल रिकमेंडेड, सुपाइन और लिथोटमी, ये तीनों पोजीशन जो है इनका संबंध बोन मैरो एस्पिरेशन से नहीं है, या बोन मैरो एस्पिरेशन के समय इन पोजीशन को देने से फायदा नहीं है। ये पोजीशन अप्रोप्रिएट नहीं है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा ल्यूकेमिया किसकी बीमारी है और बोन मैरो एस्पिरेशन क्यों करते हैं? थोड़ा सा इसके बारे में बात करूं तो ल्यूकेमिया जो है वो WBC एक सेल है जो कि बोन मैरो से बनती है। उस WBC के इमेच्योर मतलब जो WBC मैच्योर नहीं है, ऐसी इमेच्योर WBC के एक्सेसिव प्रोडक्शन वाली बीमारी होती है ल्यूकेमिया, जिसको हम ब्लड कैंसर के नाम से भी जानते हैं। इमेच्योर WBC का क्या होता है? एक्सेसिव प्रोडक्शन होता है ल्यूकेमिया वाली बीमारी के अंदर। अब जब इमेच्योर WBC ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, ये बीमारी ल्यूकेमिया है, तो उसको डायग्नोस करने के लिए हम बोन मैरो से एस्पिरेशन करते हैं। और बोन मैरो का एस्पिरेशन जो होता है वो इलियक वाले एरिया से है ना, जो हिप बोन होती है उसमें जो है एंटीरियर और सुपीरियर और पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन जो होता है, इलियक क्रस्ट वाला जो एरिया होता है वहां से, या स्टर्नम वाले एरिया से। ये 2 जगह होती है, 2 साइट होती है जहां से बोन मैरो का एस्पिरेशन किया जाता है। यहाँ स्टर्नम का बोला गया है, ये फ्रंट में होता है, तो यहां से करने के लिए पोजीशन फाउलर रहेगा। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? सी, फाउलर पोजीशन। बहुत बढ़िया, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, आराम से पढ़े, क्वेश्चन को समझे और फिर आंसर देने का कोशिश करें। अगले क्वेश्चन को पढ़िएगा। द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद ए हेड इंजुरी। कौन से मरीज को केयर दे रहे हो? जिसको हेड की इंजुरी हुई है और उसका ICP बढ़ा हुआ है।
मरीज को किसकी इंजरी हुई है? हेड की। और क्या बढ़ गया? आईसीपी बढ़ गया। उस मरीज को आप केयर दे रहे हो। द फिजिशियन प्लान टू रिड्यूस द सेरेब्रल एडिमा, और फिजिशियन ने प्लान किया है कि सेरेब्रल एडिमा को क्या करना है? रिड्यूस करना है। हेड इंजरी की वजह से मरीज में आईसीपी बढ़ा है। इंक्रीज आईसीपी का ही दूसरा नाम है सेरेब्रल एडिमा। हेड को इंजरी होती है तो ब्रेन को इंजरी होती है। ब्रेन की इंजरी से सेरिब्रम में एडिमा होता है, और सेरिब्रम में जब एडिमा हुआ तो उससे आईसीपी बढ़ गया। सिंपल सा कंसेप्ट है, आईसीपी बढ़ा हुआ है, सेरेब्रल एडिमा है। अब आप क्या करना चाहते हैं? आपने प्लान किया कि सेरेब्रल एडिमा को रिड्यूस कैसे करना है? बाय कॉन्स्ट्रिक्टिंग द सेरेब्रल ब्लड फ्लो। सेरिब्रम में जो ब्लड वेसल जा रही है, जो सेरिब्रम को ब्लड सप्लाई कर रही है, सेरिब्रम का जो ब्लड का फ्लो है, उस ब्लड के फ्लो को क्या कर दो? कॉन्स्ट्रिक्ट कर दो। उस ब्लड के फ्लो को क्या कर दो? रोक दो। कोई ऐसी प्लान करो, कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाओ जिससे सेरिब्रम में ब्लड का फ्लो होना कम हो जाए या बंद हो जाए, ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाए। ये आपको यहाँ पे प्लान करने का बोला गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अकम्प्लिश दिस एक्शन? कौन सी चीज इस एक्शन को कैरिड आउट कराएगी? सिंपल सा है, हेड को इंजरी हुई, अंदर की तरफ क्या है? ब्रेन है ना, हेड के अंदर की तरफ है ब्रेन। और ब्रेन, हेड को जब इंजरी होती है तो ब्रेन के अंदर सेरिब्रम में क्या होता है? एडिमा। जब सेरिब्रम में एडिमा है तो इस सेरिब्रम में एडिमा लगातार इंक्रीज होता जाएगा, जिसका कारण है यहाँ जो ब्लड का फ्लो जा रहा है, ब्लड की सप्लाई जा रही है, और वहां पे जो इंजर वाले एरिया में जो ब्लड जाता है तो और वहां पे एडिमा डेवलप होता है। तो हम क्या चाहते हैं कि सेरिब्रम में ब्लड के फ्लो को कम करो। इसका तरीका क्या रहेगा कि जो ब्लड वेसल जा रही है उस ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करो। तो ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करवाने के लिए, ताकि सेरिब्रम में ब्लड का फ्लो कम हो और सेरिब्रल एडिमा जो हुआ है वो ज्यादा डेवलप ना हो, आगे बढ़ने से रुके, इसके लिए वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाओ। तो कौन सा तरीका है जिससे आप वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है हाइपर वेंटिलेशन पर मैकेनिकल वेंटिलेशन, इंसर्जन ऑफ ए वेंट्रिकुलर शंट, फ्रूसेमाइड दैट इज ए लूप डाययूरेटिक। फ्रूसेमाइड या लेसिक्स क्या है? लूप डाययूरेटिक है। ये क्या है? लूप डाययूरेटिक। और डेक्सामेथाजोन, ये क्या है? स्टीरॉइड, जो कि एडिमा को कम करने में मदद करते हैं। ये है स्टीरॉइड। तो चार ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। कौन सा तरीका काम में लेके, कौन सा तरीका इजाद करके आप सेरिब्रम में ब्लड का फ्लो कराने वाली ब्लड वेसल है उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देंगे? ये क्वेश्चन ने पूछा है। जवाब लिखिएगा, चार ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। जवाब लिखिएगा, मरीज को ब्रेन की इंजरी हुई, उसकी वजह से सेरिब्रम में एडिमा हुआ, उसकी वजह से मरीज के सेरिब्रम वाले एरिया में जो एडिमा है उसकी वजह से उसको आईसीपी बढ़ा हुआ है और उसका लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो रहा है। कौन सा मैकेनिज्म स्ट्रेटजी आप वहां पे काम में लेंगे? जवाब लिखिएगा। बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है। देखिएगा, डेक्सामेथाजोन एक स्टेरॉइड दवाई है, इन्फ्लामेशन को कम करती है, पर ये ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करके काम नहीं करती है। ये तो खोटा जवाब हो गया। फ्रूसेमाइड या लूप डाययूरेटिक जो होता है वो जितना भी अंदर वॉल्यूम है उसको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, वॉल्यूम को मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे ताकि एडिमा कम हो। तो इसका रोल भी वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होता है। और अगर आप वेंट्रिकुलर शंट डालते हैं, बेसिकली शंट काम में लिए जाते हैं ज्यादातर हाइड्रोसिफलस वाली कंडीशन के अंदर, लेकिन यहाँ पे शंट की वजह से ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तीनों ही खोटे जवाब है। अब हम पढ़ते हैं, जब सेरिब्रल एडिमा पढ़ते हैं या इंक्रीज आईसीपी पढ़ते हैं तो हम वहां पे पढ़ते हैं कि साहब हम जो भी मरीज होता है उसको हाइपर वेंटिलेशन करवाते हैं। क्या करवाते हैं? मैनेजमेंट के अंदर मरीज को हाइपर वेंटिलेशन करवाते हैं। जब मरीज को हम हाइपर वेंटिलेशन कराते हैं तो उस हाइपर वेंटिलेशन से फायदा क्या होता है कि जो PCO2 है उसका लेवल नॉर्मल रहता है, उसका लेवल मिनिमाइज हो जाता है, कम हो जाता है। जब भी आप हाइपर वेंटिलेट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा से ज्यादा बॉडी से लॉस होएगा, तो CO2 का लेवल जो है वो 35 to 45 जो नॉर्मल लेवल होता है अपने ब्लड के अंदर PCO2 का, वो इस रेंज के अंदर आ जाए और इससे कम रहे, लोअर रेंज की तरफ रहे। जितना लेवल PCO2 का कम रहेगा उतना वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन अच्छे से होगा। जितना CO2 का लेवल कम होगा उतना वहां पे सेरिब्रम में ब्लड फ्लो करने वाली वेसल क्या होगी? कॉन्स्ट्रिक्ट होगी। और जब वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट होगी, ब्लड का फ्लो कम होएगा तो एडिमा कम होगा, तो एडिमा मिनिमाइज हो जाएगा वहां पे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा? ए। सबसे अच्छी तरीका, अच्छा मैकेनिज्म है हाइपर वेंटिलेट करो मरीज को मैकेनिकल वेंटिलेशन के द्वारा, और इसी से सेरिब्रल ब्लड फ्लो मिनिमाइज होएगा, डिक्रीज होएगा, क्योंकि इस तरीके से वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। और जब ब्लड का फ्लो ही कम जाएगा तो वहां पे एडिमा डेवलप नहीं होगा। अब इससे एडिमा तो डेवलप नहीं होगा, फर्दर आईसीपी इंक्रीज तो नहीं होगा, लेकिन इससे एक प्रॉब्लम हो जाती है कि परफ्यूजन अल्ट्रेशन हो जाता है ब्रेन के अंदर। तो ये एक प्रॉब्लम तो जरूर देखने को मिलती है। बाकी ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, BCOD तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा।
ए क्लाइंट विद ए T6 इंजुरी, मरीज को एक इंजुरी हुई है, मरीज को कौन सी इंजुरी हुई है? T6 की इंजुरी हुई है। 6 मंथ अगो, 6 महीने पहले पेशेंट है उसको T6 इंजुरी हुई है 6 मंथ अगो। डेवलप फेशियल फ्लशिंग एंड ए बीपी ऑफ 210/106, मरीज को फेशियल फ्लशिंग हो रही है, फेस के अंदर फ्लशिंग हो रही है और उसका ब्लड प्रेशर जो है वो 210/106 हो रहा है। ये ब्लड प्रेशर का बहुत ज्यादा होना और फेस के अंदर फ्लशिंग होना, ये दो प्रॉब्लम मरीज को हो रही है। इंजुरी T6 जो है लेवल पे इंजुरी हुई है 6 महीने पहले। आफ्टर एलिवेटिंग द हेड ऑफ द बेड, आपने मरीज के हेड ऑफ द बेड को क्या किया? एलिवेट किया। विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन, हेड ऑफ बेड को एलिवेट किया आपने। हेड ऑफ बेड को एलिवेट करने के बाद में अगला इंपॉर्टेंट नर्सिंग एक्शन आपका क्या रहेगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। T6 लेवल की इंजुरी हुई है, मरीज का ब्लड प्रेशर ज्यादा है, फेस की फ्लशिंग है। इसका मतलब है कि जिस भी मरीज को T6 और उसके अबव इंजुरी होती है उन मरीजों के अंदर एक कॉम्प्लिकेशन होता है। ये T6 इंजुरी मतलब कहाँ की इंजुरी है? स्पाइनल कॉर्ड की इंजुरी है। कहाँ की इंजुरी है? स्पाइनल कॉर्ड की। स्पाइनल कॉर्ड में T6 लेवल और उससे अबव इंजुरी जब होती है तो उन मरीजों के अंदर एक कॉम्प्लिकेशन होता है ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया। कौन सा कॉम्प्लिकेशन होता है? ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया। डिसरिफ्लेक्सिया। अब ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया क्या होता है? जब इंजुरी अबव T6 लेवल होती है और उन मरीजों के अंदर अगर ब्लैडर है ना, यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वो ब्लैडर फुल हो जाए, ब्लैडर क्या हो जाए? फुल हो जाए। और या उन मरीजों में जो उसका बेड सीट होता है उस बेड सीट के अंदर रिंकल वगैरह हो जाए, रिंकल, तो ये ब्लैडर और फुल ब्लैडर और बेड सीट के जो रिंकल्स वगैरह है, ये जो चीजें हैं ये मरीज के अंदर स्टिमुलस का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? स्टिमुलस। और ये स्टिमुलस उस मरीज में ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया डेवलप करता है। ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया क्या होता है? सिंपैथेटिक इनर्वेशन होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो ज्यादा काम करता है और इस इंजुरी के ऊपर वाले लेवल के ऊपर तो ब्लड का फ्लो एक्सेस हो जाता है, फेस के अंदर फ्लशिंग हो जाती है, फेस के अंदर फ्लशिंग देखने को मिलती है। उस मरीज के अंदर एपिस्टैक्सिस होनी शुरू हो जाती है, एपिस्टैक्सिस होनी शुरू हो जाती है ना। जिस लेवल पे इंजुरी है उस इंजुरी के अबव लेवल के ऊपर तो फेस में फ्लशिंग और एपिस्टैक्सिस और ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और लोअर लेवल पे है ना, लोअर इंजुरी के नीचे वाला जो एरिया है, लोअर एरिया के अंदर वहां पे डिक्रीज हो जाएगा ब्लड का फ्लो, पेरिफेरल पल्स जो है वो क्या हो जाती है? एब्सेंट हो जाती है। इसके अलावा इस मरीज को हाइपरटेंशन के साथ में ब्रेडिकार्डिया होता है। क्या होता है? हाइपरटेंशन के साथ में ब्रेडिकार्डिया होता है। तो ये सारे के सारे जो सिम्टम है ये ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया के सिम्टम है। ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया एक कॉम्प्लिकेशन है जब इंजुरी T6 और उससे ऊपर होती है और इस कॉम्प्लिकेशन के अंदर होने का रीजन होता है ऐसे मरीज को जिसको ये इंजुरी हुई है उसको इस तरीके का स्टिमुलस अगर मिल जाए तो ये कॉम्प्लिकेशन होता है। इसमें मरीज का सिस्टमिक सिम्टम आते हैं जिसमें हाइपरटेंशन के साथ में ब्रेडिकार्डिया, फेशियल फ्लशिंग, एपिस्टैक्सिस और इस तरीके के सारे सिम्टम देखने को मिलते हैं। अब क्वेश्चन में भी यही सिम्टम बोले गए, इसका मतलब मरीज को ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया हो गया है। आप देख सकते हो कि उसको फेशियल फ्लशिंग हो रही है, उसको हाइपरटेंशन हो रहा है और मरीज की इंजुरी भी T6 से उसके अबव है। तो आपने जब ये मरीज को ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया हो जाता है इन सब चीजों की वजह से तो फिर हम उसका मैनेजमेंट करते हैं। अब ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया का जो मैनेजमेंट होता है उसमें मरीज के हेड ऑफ बेड को एक तो एलिवेट करके रखना होता है, जो क्वेश्चन में बोल दिया गया आपको कि हेड ऑफ बेड मरीज का एलिवेटेड है। और दूसरा उस मरीज को हमें क्या करना होता है कि जो भी उसका स्टिमुलस है उसको मैनेज करना होता है। जैसे ब्लैडर फुल है या रिंकल है तो रिंकल फ्री कर दो बेड को, यूरिनरी ब्लैडर को तुरंत खाली कर दो, बोवल अगर फुल है तो बोवल को तुरंत खाली कर दो। ये तरीका सबसे अच्छा रहता है ताकि मरीज को प्रॉब्लम ना हो। यही पूछा है कौन सा अगला एक्शन रहेगा, तो फिजिशियन को नोटिफाई करेंगे, ये नहीं है जवाब। 3 लीटर ऑक्सीजन लगाएंगे, ये भी जवाब नहीं है। और प्रोकार्डिया सबलिंगुअली देंगे, ये भी जवाब नहीं है क्योंकि ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया में इनका रोल नहीं है। रोल किसका है? हेड ऑफ बेड को एलिवेट कर दिया, एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन का रोल है और इसके अलावा रिंकल फ्री करो बेड को और मरीज जो है उसमें स्टिमुलस अवॉइड करो, यूरिनरी ब्लैडर को खाली करो, बोल को खाली करो। तो करेक्ट आंसर बी में लिखा हुआ है। आप असेस करो मरीज का डिस्टेंडेड ब्लैडर, और ब्लैडर अगर डिस्टेंडेड है, बोल अगर भरा हुआ है तो उनको तुरंत प्रभाव से क्या कर दो? एम्प्टी कर दो। तो बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। डिस्टेंडेड ब्लैडर के लिए मरीज को असेस करो,
ब्लैडर को खाली कराओ, बोवल को खाली कराओ। ये सबसे पहला प्रायोरिटी वाइज एक्शन वहां पे रहेगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तीनों ही खोटे जवाब है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत ही बढ़िया, मैक्सिमम लोगों ने सही जवाब देने की कोशिश की है, बहुत अच्छे। ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्शन नर्वस सिस्टम में स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी में हम पढ़ते हैं। डिटेल लेक्चर के लिए आपको कहां आना पड़ेगा? नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट, भगत की कोठी, लहरिया स्वीट होम के सामने। बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल स्टडी ही आपके भविष्य का निर्माण कर सकती है। ये कंसेप्चुअल स्टडी एक दिन या एक महीने की नहीं होती है, 5 से 6 महीने में हम करेंगे और जो 2021 का नॉर्थ सेट का एग्जाम है उसको क्रैक जरूर करेंगे। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। द नर्स इज रीडिंग एन एडमिशन हिस्ट्री फॉर ए क्लाइंट रिकवरिंग फ्रॉम ए स्ट्रोक। एक मरीज है जिसको स्ट्रोक हुआ है। क्या हुआ है? स्ट्रोक हुआ है। देखो, हर एक क्वेश्चन को बेसिक से समझो, उसका मीनिंग समझो, उसकी कंसेप्चुअल स्टडी करो, फिर उसको क्वेश्चन पे अप्लाई करो। सफलता जरूर मिलेगी, सफलता को कोई नहीं रोक सकता। मरीज स्ट्रोक का है आपका और आप उसकी एडमिशन हिस्ट्री ले रहे हो। जो मरीज रिकवरी कर रहा है किससे? स्ट्रोक से, है ना। स्ट्रोक एक बीमारी है नर्वस सिस्टम की। इसको हम सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट के नाम से जानते हैं। इसमें सेरिब्रम में ब्लड का फ्लो गड़बड़ होने की वजह से ये बीमारी होती है और जिसकी वजह से बॉडी के अंदर पैरालिसिस देखने को मिलती है। ये दो तरीके का होता है, राइट साइडेड स्ट्रोक और लेफ्ट साइडेड स्ट्रोक। अगर स्ट्रोक जो है वो राइट साइड के अंदर हुआ है तो पैरालिसिस लेफ्ट साइड के अंदर होता है। अगर स्ट्रोक लेफ्ट साइड में हुआ है तो पैरालिसिस राइट साइड में होता है। और बॉडी के एक साइड में हुए पैरालिसिस के लिए हेमीप्लेजिया वर्ड काम में लेते हैं। तो स्ट्रोक वाले मरीज को हेमीप्लेजिया होता है, परफ्यूजन की प्रॉब्लम होती है। ब्रेन के सेरिब्रम के किसी भी एक साइड में परफ्यूजन अल्ट्रेशन होता है तो जिस साइड में अल्ट्रेशन हुआ उसके ऑपोजिट साइड के अंदर पैरालिसिस हो जाती है वहां पे। तो ये स्ट्रोक का मरीज था जो कि रिकवरी पीरियड के अंदर है। मेडिकेशन हिस्ट्री रिवील करती है कि मरीज की जो ड्रग क्लोपिडोग्रेल है ना, मरीज जो है वो कौन सी दवाई ले रहा है? क्लोपिडोग्रेल ड्रग ले रहा है। कौन सा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन अलर्ट करेगा नर्स को कि दवाई का एडवर्स इफेक्ट हो गया है ना। तो इसका मतलब ये फार्मेकोलॉजी से क्वेश्चन है। क्लोपिडोग्रेल एक दवाई है जो स्ट्रोक के मरीज को दिया जाता है। स्ट्रोक के मरीज को 2 दवाई दी जाती है। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, तो 2 दवाई दी जाती है। स्ट्रोक कैसी बीमारी है? जो ब्रेन को, आपका जो सेरिब्रम है उस सेरिब्रम को ब्लड का फ्लो होता है सेरिब्रल आर्टरीज के द्वारा। तो जो आर्टरी सेरिब्रम को ब्लड का फ्लो कर रही है उन आर्टरी के अंदर कहीं ना कहीं थ्रोम्बस बन जाता है। कहीं ना कहीं क्या बन जाता है? थ्रोम्बस। तो ब्लड का फ्लो जो है वो अल्टर्ड हो जाता है सेरिब्रम में। जब सेरिब्रम में प्रॉपर अमाउंट में ब्लड नहीं जाएगा तो उस एरिया के अंदर क्या हो जाएगा? स्ट्रोक हो जाएगा। ये ब्लड के फ्लो के गड़बड़ होने वाली बीमारी है। अब हमारी पहली प्रायोरिटी एक्शन है कि ये थ्रोम्बस और ना बने। इसको और बनने से रोकने के लिए लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में एस्प्रिन और क्लोपिडोग्रेल दवाई शुरू की जाती है। एस्प्रिन और क्लोपिडोग्रेल। एस्प्रिन और क्लोपिडोग्रेल दवाई जो होती है इनका एक्शन जो है वो एंटी प्लेटलेट की तरह होता है। ये प्लेटलेट को एग्रीगेट होने से रोकती है और जब प्लेटलेट का एग्रीगेशन नहीं होएगा तो थ्रोम्बस नहीं बनेगा, प्राइमरी प्लेटलेट प्लग नहीं बनेगा। तो एग्रीगेशन को इनिबिट करने का काम करती है ये मेडिकेशन। एस्प्रिन और क्लोपिडोग्रेल इन ड्रग्स के नाम है। ये आपने मरीज को क्लोपिडोग्रेल दवाई दिया है। ये क्लोपिडोग्रेल जब मरीज को चल रही है दवाई तो क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होगा जो इस दवाई का एडवर्स इफेक्ट शो कर रहा है? फर्स्ट है एपिस्टैक्सिस, सेकंड है एब्डोमिनल डिस्टेंशन, थर्ड है नोजिया और फोर्थ है हाइपर एक्टिविटी। 4 ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। क्लोपिडोग्रेल दवाई का नाम है। दवाई का एडवर्स इफेक्ट यहाँ पे पूछा है तो हमने बोला ये दवाई जो है वो ब्लड के थक्के को बनने से रोकती है, खून को पतला करती है, ऐसा बोल सकते हैं क्योंकि इनका एक्शन जो है वो एंटी प्लेटलेट एक्शन है। क्या है? एंटी प्लेटलेट। और जब एंटी प्लेटलेट एक्शन है तो इन दवाइयों को जब मरीज को देते हैं तो मरीज ब्लीडिंग की रिस्क पे होता है। किसके रिस्क पे होता है? ब्लीडिंग की रिस्क पे होता है। अब क्वेश्चन में से या ऑप्शन में से आपको वो ऑप्शन चूज करना है जो ब्लीडिंग को या ब्लीडिंग की रिस्क को इंडिकेट करता है। बहुत बढ़िया, मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही पहचाना है और जिनको अभी तक पहचान में नहीं आ रहा है उन्होंने लाइक बटन को प्रेस नहीं किया है। प्रेस द लाइक बटन, गेट द कंसेप्ट, क्योंकि लाइक बटन को प्रेस करते ही आपके अंदर एक अद्भुत शक्ति का संचार होता है और आप फिर सही जवाब देने के काबिल बन जाते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बिल्कुल ए है। मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। एपिस्टैक्सिस, ब्लीडिंग नोज। एपिस्टैक्सिस को क्या बोलते हैं? ब्लीडिंग नोज। नोज से ब्लड का आना एपिस्टैक्सिस कहलाता है और ये एपिस्टैक्सिस देखने को मिलेगी इस मरीज के अंदर क्योंकि इसने एक ऐसी दवाई ली है जो ब्लड को थिन आउट करती है, पतला करती है। खून को पतला करने वाली दवाई आप यहाँ पे दे रहे हो। एस्प्रिन और क्लोपिडोग्रेल उस कैटेगरी की दवाई है और मरीज क्लोपिडोग्रेल ले रहा है और क्लोपिडोग्रेल का एडवर्स इफेक्ट है, सिर्फ उससे ब्लीडिंग हो सकता है। तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है।
BCOD एब्डोमिनल डिस्टेंशन, नोजिया और हाइपर एक्टिविटी जो है इसका संबंध क्लोपिडोग्रेल से नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। When a nurse is caring for a client with a head injury, एक मरीज जिसको केयर दे रहे हो उसको हेड की इंजरी हुई है, और would recognize which assessment finding as the most indicative of increased ICP। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक मरीज है, एक क्लाइंट है जिसको हेड की इंजरी हुई है, उसको आप केयर दे रहे हो, कौन सा असेसमेंट फाइंडिंग इंडिकेट करता है कि मरीज का आईसीपी बढ़ा हुआ है? क्या बढ़ा हुआ है? आईसीपी बढ़ा हुआ है, इंक्रीज आईसीपी है। वहां पे कौन सा साइन इंडिकेट करता है कि मरीज का आईसीपी बढ़ा हुआ है? नोजिया एंड वोमिटिंग, हेडेक, डिजीनेस और पेपिलेडिमा। चार ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। हेड इंजरी का मरीज है, कौन सी असेसमेंट फाइंडिंग मोस्ट इंडिकेटिव, मोस्ट मतलब ये है, अच्छा इसका तो आईसीपी बढ़ा हुआ ही है, मतलब मोस्टली वो आपको सीधा का सीधा इंक्रीज आईसीपी के बारे में ही बताती है। चार ऑप्शन लिखे हुए हैं, फटाफट से जवाब लिखिएगा। विच फाइंडिंग इंडिकेटिव मोस्ट इंडिकेटिव ऑफ इंक्रीज आईसीपी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो जिसका भी हेड इंजरी है, जिसके भी ब्रेन में सेरेब्रल एडिमा है, उस मरीज के अंदर आईसीपी बढ़ने की संभावना है। आईसीपी बढ़े या ना बढ़े, हेड इंजरी वाले मरीज में आईसीपी बढ़ता है तो ये चारों ही तरीके के सिम्टम आ सकते हैं, लेकिन इन चारों सिम्टम में एक ऐसा सिम्टम है जो सिर्फ इंक्रीज आईसीपी में होगा, बाकी नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। तो देखिएगा, नोजिया एंड वोमिटिंग इंक्रीज आईसीपी में भी होता है, लेकिन ये और भी कई प्रॉब्लम कोई कंडीशन में हो सकता है। हेडेक इंक्रीज आईसीपी में भी होता है, बाकी हेडेक होने के लाखों कारण होते हैं। और डिजीनेस इंक्रीज आईसीपी में भी होता है, बाकी इसके होने के भी लाखों कारण होते हैं। लेकिन पेपिलेडिमा, यस पेपिलेडिमा जो होता है ये इंक्रीज आईसीपी का क्लासिकल साइन है, मोस्ट इंडिकेटिव साइन है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर तो क्या बनेगा? डी बनेगा। पेपिलेडिमा जो है आई के अंदर डेवलप होने वाला एडिमा है, और आई का सीधा संबंध जो है वो ब्रेन से है। तो जब भी सेरेब्रल एडिमा होता है, ब्रेन में एडिमा होता है, तो मरीज के अंदर पेपिलेडिमा देखने को मिलता है। फंडल एग्जामिनेशन, आई का फंडल एग्जामिनेशन करके हम पता लगा सकते हैं कि उसमें पेपिलेडिमा है या नहीं है। तो आई के अंदर किया जाता है फंडल एग्जामिनेशन, और ये किया जाता है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के द्वारा, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो होता है वो करता है फंडल एग्जामिनेशन आई का, और फंडल एग्जामिनेशन में वहां पे उसको क्या मिलेगा? पेपिलेडिमा मिलेगा। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक और डिजीनेस, ये तीनों के तीनों प्रॉब्लम नॉर्मली भी छोटी मोटी प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि ये है तो उसका आईसीपी बढ़ा हुआ है। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? डी, पेपिलेडिमा इज द क्लासिकल साइन ऑफ इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। एमपीसीएचओ की टेस्ट सीरीज बहुत जल्दी रिलीज होने वाली है। एक इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए, एमपीसीएचओ के एग्जाम जो भी दे रहे हैं कैंडिडेट्स, उनके लिए एमपीसीएचओ स्पेशल टेस्ट सीरीज, डेली टेस्ट सीरीज जो है वो रिलीज होने वाली है। तो करना क्या है आपको? प्ले स्टोर पे जाइए, टाइप करिए नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट, 5 स्टार रेटिंग का लोगो, नोवल का लोगो के साथ में एक ऐप मिलेगा आपको, उस ऐप को इंस्टॉल कर दीजिए। उस ऐप के ऊपर आने वाली है बहुत जल्दी एमपीसीएचओ की टेस्ट सीरीज, डेली टेस्ट सीरीज रहेगी, जहां पे अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस जो है उनको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो फटाफट से ऐप को इंस्टॉल कर दीजिए और जुड़ जाइए टीम नोवल के संग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। एमपीसीएचओ स्पेशल एमपीसीएचओ डेली टेस्ट सीरीज कमिंग सून। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट, जिसके ऐप की हम बात कर रहे हैं। प्ले स्टोर पे जाइए, टाइप करिए नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट, और वहां पे आपको 5 स्टार रेटिंग का इस लोगो के साथ में एक ऐप मिलेगा। ये ऐप है नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ऐप को इंस्टॉल करके सेटिंग में जाके ऐप को रेटिंग दे दीजिए और अपना रिव्यू वहां पे लिख दीजिए। इस ऐप के ऊपर मिलेगी आपको वीडियो लेक्चर्स और टेस्ट सीरीज इन फ्यूचर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, सभी लोग इंस्टॉल कर दीजिए और जुड़ जाइए टीम नोवल के संग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। अगर आप ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी से जुड़ना चाहते हैं टीम नोवल के संग, तो एड्रेस बहुत सिंपल है। डॉक्टर एमडी सर के द्वारा संचालित इस इंस्टीट्यूट का एड्रेस है लहरिया स्वीट होम के सामने, भगत की कोठी, न्यू पाली रोड, जोधपुर। तो अप्रोच करिए ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी के लिए टीम नोवल के संग। एक बहुत ही मजेदार और कंसेप्चुअल स्टडी जो करवाई जाती है टीम नोवल के द्वारा, जिसको पढ़ाई को, स्टडी को करके आप अपना बेहतरीन भविष्य निर्माण कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप नॉर्थ सेट 2021 में सेलेक्ट हो जाए, तो आपको करनी पड़ेगी एक कंसेप्चुअल बेस के आधार पे स्मार्ट स्टडी, और ये प्रोवाइड किया जा रहा है टीम नोवल के द्वारा
लहरिया स्वीट होम के सामने, भगत की कोठी, न्यू पाली रोड, जोधपुर। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा एक क्लाइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक क्लाइंट विद प्रिंज मेटल एंजाइना इज एक्सपीरियंसिंग माइग्रेन हेडेक। एक मरीज है जिसको प्रिंज मेटल एंजाइना, ये एंजाइना का एक टाइप है, ये प्रॉब्लम है उसको, और वो एक्सपीरियंसिंग कर रहा है माइग्रेन का हेडेक उसको एक्सपीरियंस हो रहा है। फिजिशियन ने प्रिस्क्राइब किया है सुमेट्रिप्टान सुसिनेट दवाई। फिजिशियन ने जो दवाई लिखी है उसका नाम है सुमाट्रिप्टान सुसिनेट। कौन सा नर्सिंग एक्शन जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट है उस मरीज के लिए? सुमेट्रिप्टान दवाई उस मरीज को लिखी है। मरीज किसका है? प्रिंज मेटल एंजाइना का है, और वो मरीज किसका जो है एक्सपीरियंसिंग कर रहा है? माइग्रेन का। अब माइग्रेन के लिए एक दवाई दी जा रही है सुमाट्रिप्टान सुसिनेट, ये दवाई माइग्रेन के लिए दे रहे हो, तो क्या चीज रहेगा, क्या इंपॉर्टेंट नर्सिंग एक्शन रहेगा? जवाब लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। माइग्रेन वाले मरीज को जब सुमेट्रिप्टान सुसिनेट दवाई दी जाती है तो ये दवाई जो होती है ये वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करती है। क्या करती है? वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करती है। ये दवाई क्या करती है? वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। इस वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन से हेडेक के अंदर तो रिलीव आ जाता है, हेडेक जो है वो तो ट्रीट हो जाता है, उसमें तो रिलीव आ जाता है, लेकिन इस वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से जो एंजाइना है वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा और मरीज को एंजाइना का अटैक आ सकता है, क्योंकि वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन जब होगा तो मरीज को एंजाइना, जिसको हम क्या बोलते हैं चेस्ट पेन, वो होने लग जाएगा ड्यू टू द डिक्रीज ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन सप्लाई टू द सेलो टिश्यू ऑफ द हार्ट। तो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ, एंजाइना के सिम्टम आने लग जाएंगे, चेस्ट पेन होने लग जाएगा मरीज को। ये प्रॉब्लमेटिक इश्यू वहां पे पेशेंट फेस करेगा जब मरीज को सुमेट्रिप्टान दवाई वहां पे दिया जाएगा, है कि नहीं है? तो यहाँ पे ये चीज ना हो, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन से मरीज में एंजाइना ना हो, उसमें चेस्ट पेन ना हो, इसके लिए आपको तुरंत ये दवाई प्रिस्क्राइब करते ही आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये दवाई नहीं देनी है मरीज को। तो यहाँ पे ऑप्शन में लिखा हुआ है, फर्स्ट है आप नोटिफाई करोगे चार्ज नर्स को और क्वेश्चन करोगे प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर पे। दूसरा आप ट्राई करोगे ऑब्टेन सैंपल फॉर द क्लाइंट टू टेक होम। थर्ड है रीइंफोर्स करोगे टीचिंग रिगार्डिंग दिस ड्रग। और लास्ट है कंसल्ट विद सोशल सर्विसेज अबाउट फाइनेंशियल असिस्टेंस विद ऑब्टेनिंग द ड्रग। तो बाकी जो 3 ऑप्शन लिखे हुए हैं वो बिल्कुल इररिलेवेंट है। जो हमने कंसेप्ट की बात की वो कंसेप्ट सीधा सीधा लग गया कि ये दवाई वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करती है जिससे हेडेक तो ठीक हो जाता है, लेकिन इससे आपका हार्ट अटैक शुरू हो जाएगा, चेस्ट पेन शुरू हो जाएगा, एंजाइना प्रेसिपिटेट होकर वापस शुरू हो जाएगा। तो हम ये नहीं चाहते हैं, इसलिए ये दवाई हम मरीज को देना प्रीफर नहीं करेंगे हेडेक वाली कंडीशन के अंदर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ए बनेगा, हमें तुरंत नोटिफाई करना है चार्ज नर्स को और क्वेश्चन करना है इस प्रिस्क्राइब ऑर्डर के ऊपर। तो ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये ऑर्डर जो है यहाँ पे नहीं चलेगा, क्योंकि ये जो ऑर्डर लिखा हुआ है सुमेट्रिप्टान का, ये दवाई देते ही मरीज को एंजाइना के सिम्टम आ जाएंगे तो मरीज के लिए ये प्रॉब्लमेटिक इश्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ए बनेगा, बी सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा कंसेप्चुअल स्टडी समझिए, कहानी समझिए, बातों को समझिए, क्वेश्चन को समझिए, ऑप्शन को समझिए, सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक मरीज है जो सीओपीडी का मरीज है। किसका मरीज है? सीओपीडी का। और उसमें हो क्या रहा है? रेस्पिरेटरी फेलियर हो रहा है। मरीज है सीओपीडी का और प्रॉब्लम हो रही है रेस्पिरेटरी फेलियर। सीओपीडी इज ए क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज कौन सी बीमारी है? क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ये बीमारी है सीओपीडी। सीओपीडी के मरीज में हो क्या रहा है? रेस्पिरेटरी फेलियर। अब आपसे पूछाएगी कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट वुड बी द मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर। मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर कौन सा है? दैट द क्लाइंट विल प्रोबेबली बी प्लेस ऑन ए मैकेनिकल वेंटिलेशन। कौन सा मोस्ट सेंसिटिव रिजल्ट इनमें से इंडिकेटर है जो ये कहेगा कि इस मरीज को तुरंत किस पे ले लो? मैकेनिकल वेंटिलेशन पे ले लो, वेंटिलेटर मशीन पे ले लो। जो भी मरीज सीओपीडी के होते हैं और जिनको सांस में दिक्कत होती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है, ऐसे मरीजों को, सीओपीडी का मरीज है जिसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रही है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है, रेस्पिरेटरी फेलियर हो रहा है, ऐसे मरीजों को हमें क्या करना होता है? ऐसे मरीजों को हमें एबीजी करवाना होता है, आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस। एबीजी कैरिड आउट करते हैं। अब आर्टीरियल ब्लड को लेते हैं और उसमें गैसेज का एनालिसिस करते हैं हम। जब हम आर्टीरियल ब्लड को लेके उसमें गैसेज का एनालिसिस करते हैं तो उसमें PCO2 देखते हैं, PO2 देखते हैं, पीएच देखते हैं और बाइकार्बोनेट देखते हैं। ये 4 पैरामीटर वहां पे देखा जाता है जो कि ऑप्शन में लिखे हुए हैं। पीएच, PCO2, बाइकार्बोनेट और
जो है आपका PO2, आप पे PCO2 58 है, PO2 90 है, बाइकार्ब 7.23 है, सॉरी pH 7.23 है और बाइकार्ब 30 है। 4 ऑप्शन अलग अलग यहाँ पे लिखे हुए हैं। आपको बताना है इनमें से सबसे मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर कौन सा है जो ये बताएगा कि मरीज को वेंटिलेटर की जरूरत है। तो इन चारों में सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर कौन सा है, जवाब लिखिएगा। क्या बात है, कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है साहब, बिल्कुल सही। मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर हमेशा पीएच को माना जाता है जो कि 7.23 हो गई है और ये एसिडिक हो गई है, रेस्पिरेटरी फेलियर को इंडिकेट कर रही है, ये एसिडिक पीएच हो गई है। 7.23 पीएच एसिडिक पीएच है और एसिडिक पीएच क्यों हुई है, क्योंकि वहां पे प्रॉब्लमेटिक इश्यू हुआ है कि मरीज जो है वो ऑक्सीजनेटेड नहीं हो पा रहा है। सीओपीडी का मरीज है, रेस्पिरेटरी फेलियर है, उसमें ऑक्सीजन प्रॉपर अमाउंट में नहीं जा रही है, एसिडोसिस के अंदर जा रहा है मरीज। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे सी बनेगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी जो है ये मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर नहीं माने जाता। हालांकि ये भी पैरामीटर है एबीजी के, लेकिन वेंटिलेटर के लिए एसिडी जो प्रॉब्लम है उसको रूल आउट करना जरूरी है, जो कि पीएच से ही पता चलेगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर सी बनेगा। ए, बी और डी तीनों ही खोटे जवाब है, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। When a nurse is caring for a client with a multiple rib fracture, जिस मरीज को आप केयर दे रहे हो उसमें मल्टीपल रिब फ्रैक्चर हो चुके हैं, एंड ए पल्मोनरी कंट्यूजन, और साथ में पल्मोनरी कंट्यूजन भी है, मल्टीपल रिब का फ्रैक्चर है और साथ में लंग्स को भी कंट्यूजन हुआ है, रगड़ लगी है, पल्मोनरी कंट्यूजन हुआ है। कौन सी असेसमेंट फाइंडिंग इंक्लूड करेंगे? रेस्पिरेटरी रेट 40, हार्ट रेट 126 एंड रेस्टलेसनेस। जो असेसमेंट फाइंडिंग है वो बता रही है कि मरीज का रेस्पिरेटरी रेट जो है वो 40 है, हार्ट रेट 126 है और वो मरीज रेस्टलेसनेस है ना। एडमिट किस कंडीशन हुआ है? मल्टीपल रिब फ्रैक्चर और साथ में उसको क्या है? पल्मोनरी कॉन्ट्यूजन। और मल्टीपल रिब फ्रैक्चर और पल्मोनरी कॉन्ट्यूजन वाला जो मरीज है उसके असेसमेंट फाइंडिंग में बताया जा रहा है कि उसको रेस्पिरेटरी रेट 40 है, हार्ट रेट 126 है, जो दोनों ही बहुत ज्यादा है अमाउंट के अंदर, और मरीज रेस्टलेसनेस भी हो रहा है। कौन सा एसोसिएटेड असेसमेंट फाइंडिंग वुड रिक्वायर इमीडिएटली इंटरवेंशन? इमीडिएटली इंटरवेंशन लेने के लिए कौन सी असेसमेंट फाइंडिंग की जरूरत है? यहाँ पे ये क्वेश्चन है, आपको पूछा है, जवाब लिखिएगा साहब। फर्स्ट है ओकेजनल हिमोप्टासिस, सेकंड है मिडलाइन ट्रेकिया विद वीजिंग ऑन ऑस्कल्टेशन, थर्ड है सबक्यूटेनियस एयर एंड एब्सेंट ब्रेथ साउंड, लास्ट है पेन व्हाइल डीप ब्रीथिंग विद ए रेल्स इन द अपर लोब्स। 4 ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं, फटाफट से जवाब लिखिएगा। ओकेजनल हिमोप्टासिस, मिडलाइन ट्रेकिया विद वीजिंग और ऑस्कल्टेशन, subcutaneous air and absent breath sound, pain while deep breathing with rails in the upper lobe। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन क्लियर है, ऑप्शन क्लियर है, कंसेप्ट लगा दिया तो जवाब बन जाएगा। वेरी गुड। कुछ लोगों ने कंसेप्ट लगाने की कोशिश की है, मल्टीपल रिब फ्रैक्चर के साथ में कॉन्ट्यूजन है, 40 रेस्पिरेटरी रेट और 126 हार्ट रेट के साथ में। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, क्या लगेगा? बहुत बढ़िया, इट्स सी, बहुत अच्छे। सबक्यूटेनियस एयर एंड एब्सेंट ऑफ ब्रेथ साउंड, सबक्यूटेनियस एयर एंड एब्सेंट ऑफ ब्रेथ साउंड, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ये इंडिकेट करता है कि मल्टीपल रिब फ्रैक्चर वाले जो कैंडिडेट है उसको कॉम्प्लिकेशन हुआ है इसका, और उसकी वजह से उसको ये प्रॉब्लम हुई है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हुई है, हार्ट रेट में प्रॉब्लम हुई है। ऑप्शन ए ओकेजनल हिमोप्टासिस, इसके इंडिकेशन नहीं है। मिडलाइन ट्रेकिया विद वीजिंग ऑन ऑस्कल्टेशन भी इसका इंडिकेटर नहीं है एट प्रेजेंट सिचुएशन। और पेन वाइल डीप ब्रीदिंग विद रेल्स इन द अपर लोब, ये भी जवाब नहीं बन सकता। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तीनों ही खोटे जवाब है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट कह रहा है, सबक्यूटेनियस एयर एंड एब्सेंट ऑफ ब्रेथ साउंड। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। कंसेप्ट को समझिएगा, और कंसेप्ट को समझने में कई प्रॉब्लम आ रही है तो पहुंचना कहाँ है? एकमात्र जगह #NNI नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। एक ही जगह है जो सफलता की गारंटी बनता जा रहा है, नाम है इसका नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। प्ले स्टोर पे जाइए, टाइप करिए नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट, इस लोगो के साथ में 5 स्टार रेटिंग का एक ऐप आपको मिलेगा। इंस्टॉल करके सेटिंग में जाके रेटिंग दे दीजिए, रिव्यू लिख दीजिए, मल्टीपल फीचर से ओरिएंट हो जाइए, क्योंकि यही ऐप है जहां पे इस फ्यूचर के अंदर आपको डिफरेंट टाइप के हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के वीडियो लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज अवेलेबल होगी। अभी फ्री टेस्ट सीरीज और वीडियो ऐप के ऊपर अवेलेबल है, उनका जरूर फायदा उठाए और ऐप को इंस्टॉल आज ही कर देवे। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं स्मार्ट स्टडी 6 महीने की सिलेक्टेड स्टडी जो एग्जाम में नॉर्थ सेट जैसे एग्जाम में आपको सिलेक्शन करवा दे, तो देखना क्या है, इंतजार किस बात का है? जुड़ जाइए टीम नोवल के संग ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी के लिए, जो कि लहरिया स्ट्रीट होम के सामने भगत की कोठी न्यू पाली रोड जोधपुर पे।
तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। इसके अलावा ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी का जो वीकली टेस्ट होता है, जो हर मंडे को होता है, वो आप में से कोई भी अटेंड कर सकता है। टेस्ट एकदम फ्री रहेगा, तो रजिस्टर्ड करवा के आप खुद टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं और उस टेस्ट का फायदा उठा सकते हैं। तो दोनों चीजें यहाँ पे है, ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म टीम नोवेल का। तो आज के लिए बस इतना ही, आज का वीडियो में यहीं पे खत्म करते हैं। होप सो आपको वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव डालना बिल्कुल नहीं भूले। और इसके अलावा भगवान कृष्ण ने कहा था कि सारथी बने स्वार्थी ना बने, तो दिखा दीजिए सारथीपन और कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। अगर आप कुछ बढ़िया पढ़ रहे हैं, बढ़िया सुन रहे हैं, बढ़िया समझ रहे हैं, तो आप एकदम बढ़िया 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 प्लेटफॉर्म के ऊपर है। तो मिलते हैं दोबारा एक नए एमसीक्यू सेशन के साथ में, कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।